हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपेक्स क्लासेस। मैं अविनाश पारिक स्वागत करता हूं आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत है सभी का। मनोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत है। अखिलेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत है। रमेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप वीडियो को पहुँचाइए। स्टूडेंट, बात कर रहे हैं एनडीए एग्जाम के लिए हम मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम सैंपल पेपर मॉक टेस्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो मॉक टेस्ट हमारा 13 वाला है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। क्वेश्चन आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से है। राम लखन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है राम लखन आपका। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, तो कितना होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको याद करके नहीं जाना है, आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। तो किस तरीके से बनाएंगे स्टूडेंट, बात करते हैं कि मीन्स जब भी हमारे पास में दो धारावाही चालक तार होते हैं, मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर रहते हैं, अगर उनमें I1 और I2 करंट फ्लो हो रही है और उनके बीच की डिस्टेंस R है, तो वहां पर उस पर लगने वाला, दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारी कैसी गिवन रहेगी, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारी गिवन रहेगी। यहां से मैं बताऊंगा आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारी कितनी रहेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I1 I2, यहां पर 2 आएगा, 2 I1 I2 अपॉन R, जहां पर R क्या हमारी दोनों के बीच की डिस्टेंस, I1 I2 क्या हमारा दोनों वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, मींस इस तरीके से। तो हमारा उस पर लगने वाला फोर्स, दोनों एक दूसरे पर फोर्स कितना लगाएंगे, ये लगाने वाले। अगर करंट हमारी सेम डायरेक्शन में है तो लगने वाला फोर्स कैसा होगा, हमारा अट्रैक्टिव टाइप का होगा। अगर हमारी करंट की डायरेक्शन अपोजिट में है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो लगने वाला फोर्स कैसा रहने वाला है, हमारा रिपेल नेचर का, प्रतिकर्षण प्रकार का। तो स्टूडेंट, यहां से हमें फोर्स का वैल्यू पता है, डायमेंशन पता है, एल लेंथ का डायमेंशन पता है, यहां पर भी वैल्यूज नॉन है और ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कांस्टेंट को। तो म्यू नोट का हमें फाइंड करना है, डाइलेक्ट्रिक फीमियस सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैं पुट करता हूं यहां पे 1 by 1 एल, फोर्स का डायमेंशन कितना बनाएगा, यहां फोर्स का डायमेंशन बनाने वाला है M1 L1 T माइनस 2, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो लेंथ का डायमेंशन कितना हो जाएगा, दैट इज L1। म्यू नोट का डायमेंशन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीन्स परमिएबिलिटी की डायमेंशन कितनी होने वाली है। अमित शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है। देखिए 2 4 पाई और 2 हमारे कैसे है, 4 पाई और 2 हमारे कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यहां पर करंट I1 और I2 है, तो करंट की डायमेंशन कितनी रहती है, A1, तो यहां पर करंट मिलके क्या बना लेगा, स्क्वायर E स्क्वायर, अपोन में हमारा लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज L1। L1 से L1 कैंसिल आउट होता है। अगर मैं इसको नीचे की तरफ यहां पर प्लेस करवाता हूं, अगर इसको मैं नीचे की तरफ प्लेस करवाता हूं, तो यहां से ये नीचे की तरफ प्लेस होके कितना बना लेगा, ये फाइनली हमारा बन जाएगा यहां से M1 L1 T माइनस 2, और ये नीचे जाएगा और फिर ऊपर से ये -2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो फाइनली हमारा इसमें क्या रिजल्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है स्टूडेंट। तो राइट ऑप्शन हमारा इस तरीके से बनेगा। इसको याद रट के नहीं जाना है कि मीन्स आप बहुत सारी यूनिट और डायमेंशन है, एक एक को कैसे रट के जाओगे। तो आपको क्या करना है कि फॉर्मूला से आपको निकालना आना चाहिए। डिफरेंट हमारे पास पे फॉर्मूला है, उन सब के से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। मूव करते हैं, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस, ये वापस आपका डायमेंशन का क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। तो किस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालेंगे, तो हमें डायमेंशन याद नहीं है, रट के आप सारी की सारी डायमेंशन को नहीं जा सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, बनाना आना चाहिए। तो किसका पूछा है यहाँ पे, विद्युत प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का आयाम पूछा गया है। तो हमें पता है कि ओम के नियम से V इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट, R I होता है। यहाँ पर V क्या हमारा वोल्टेज है,
R क्या हमारा रेजिस्टेंस है और I क्या हमारा करंट को शो करता है, विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। बात करते हैं विभव। विभव की मुझे नहीं पता है, वोल्टेज की मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि जो हमारा वोल्टेज होता है, वोल्टेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे वर्क की पता है, चार्ज की पता है, तो हम यहां से लिख सकते हैं M1 L1 M1 L2 T-2 अपॉन में चार्ज कितना हमारा, चार्ज की डायमेंशन होती है A1 T1। तो जो वोल्टेज बन रहा है, वोल्टेज की फाइनल डायमेंशन हमारी कितने निकल के आ रही है स्टूडेंट, अगर मैं फाइनल डायमेंशन के बारे में बात करता हूं तो कितने निकल के आएगी, M1 L2 ये ऊपर जाके T-3 और A-1, इतना ही हमारा वोल्टेज का डायमेंशन बनाता है। करंट का डायमेंशन मुझे पता है कि करंट का डायमेंशन कितना होता है हमारा, A1 होता है। अब मुझे R का डायमेंशन निकालना है स्टूडेंट, तो यहां से हम लिख सकते हैं R बराबर डायमेंशन ऑफ R बराबर डायमेंशन ऑफ V अपॉन डायमेंशन ऑफ I। पुट करता हूं मैं वैल्यूज को, डायमेंशन ऑफ V की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, कितना है, दैट इज M1 L2 T-3 A-1 अपॉन A1। सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना बनाने वाला है ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनने वाला है हमारा M1 L2 T-3, ऊपर जाके ए क्या बना लेगा हमारा, -1 बना लेगा, और जब भी पावर हमारी बेस हमारा सेम रहेगा तो पावर एड होगी, दैट इज A-2। तो यहां पर ये कितना बन के आ रहा है, M1 L2 T-3 A-2। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, M1 L2 T-3 A-1। नहीं, ये नहीं हो सकता, M1 L2 T-3 A-1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ये अगेन हमारा मैग्नेटिक फील्ड से ही है। द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ इज इक्वल टू, अपने पथ के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या किसके बराबर होगी। तो यहां पर हमें क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमारा किसी भी प्लेन के कैसे होता है, या तो परपेंडिकुलर इनवर्ड या परपेंडिकुलर आउटवर्ड। सपोज मैं मानता हूं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, ये कैसा है हमारा, इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड मैं सपोज कर लेता हूं इनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर इसमें कोई इसके परपेंडिकुलर, जैसा कि बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा है, इनवर्ड डायरेक्शन में है, इस तरीके से, मतलब ये प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है, इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। मान लिया, बाहर भी मान सकते हैं, हमने यहां पर अंदर माना है, ठीक है, बी, इस तरीके से। तो अब एक कोई जो हमारा पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी कितना है, v वेलोसिटी है, और वो कैसे है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स हमारा मैग्नेटिक फोर्स कितना लगने वाला है, Fm बराबर Q, मैग्नेटिक के लिए हम लिखा है ये Q VB sin थीटा। यहां पर थीटा का वैल्यू कितना गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज थीटा का वैल्यू हमें गिवन है 90 डिग्री। अगर मैं पुट करता हूं तो फोर्स का वैल्यू हमारे पास में कितना आएगा, F मैग्नेटिक फील्ड का कितना आने वाला है, QVB sin, दैट इज फोर्स हमारा कैसा रहने वाला है, मैक्सिमम फोर्स हमारा यहां पर लगने वाला है। लेकिन बात करते हैं कि जब भी हम इस मैक्सिमम फोर्स के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे, जब आपका ये वेलोसिटी और बी हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। क्या प्रोवाइड करवाएगा, ये इसको एक अभिकेंद्रीय बल प्रोवाइड करवाएगा, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। तो ये जो आपका आवेश है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में कैसा मूव करने लग जाएगा, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति करने लग जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिखना चाहूंगा कि मींस जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज Fm, ये क्या प्रोवाइड करवाएगा आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां से लिखूंगा QVB इक्वल टू mv²
अपॉन आर। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। तो यहां से हम बात करते हैं कि आर का वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आर का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, देखिए अगर v से v कैंसिल आउट होता है इस तरीके से, तो r बराबर कितना हो जाएगा, एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी। आर रेडियस हमारा इतना हो रहा है, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, रेडियस ही पूछा है, तो एम वी अपॉन क्यू बी। यहां पर क्यू की जगह इसने इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट किया है, तो राइट ऑप्शन क्या बन रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन हमारा अगेन मैग्नेटिक फील्ड से ही है। क्वेश्चन स्टूडेंट, अब हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक, 2-3 टॉपिक लेते हैं और उनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन से बन सकते हैं। अभी जो लास्ट 5 मॉक टेस्ट है, तो हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके इनको हम इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन सर्कुलेटिंग विद द सेम स्पीड इन द सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। समान चुंबकीय क्षेत्र में समान गति से परिसंचारी प्रोटॉन के कण के आवर्तकाल के अनुपात क्या होने वाले। एक बार अप्रोच लगाइए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल टू दैट द ऑफ प्रोटॉन सर्कुलेटिंग विद द सेम स्पीड इन द सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। समान चुंबकीय क्षेत्र में समान गति से परिसंचारी प्रोटॉन के कण का, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, हिंदी मीडियम में क्वेश्चन मिस्टेक है, मींस अल्फा पार्टिकल के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा किस तरीके से ये होने वाला है। देखिए, माना कि एक हमारे पास में अल्फा पार्टिकल है जिसका मास हमारा कुछ रहेगा, तो इसको मैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल से रिप्रेजेंट करता हूं, और इस पर कुछ चार्ज रहेगा, दैट इज क्यू, मैं लिख देता हूं क्यू अल्फा। इसी तरीके से हमारे को क्या गिवन है, एक प्रोटॉन गिवन है, इसका भी कुछ मास होगा, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये कितना रहता है हमारा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो हमारा बेसिक एलिमेंट्री चार्ज है उसके बराबर रहता है। मान लीजिए कि इसका मास कितना है, m है, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना रहता है, ट्वाइस ऑफ E, और अल्फा पार्टिकल का मास कितना रहता है, 4 टाइम ऑफ m, मींस जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन है उससे 4 टाइम रहता है, इस तरीके से रहता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है, आवर्तकाल का रेशियो पूछा है। तो स्टूडेंट, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड सर्कुलेटिंग मोशन में मूव करने के लिए जो हमारा टाइम पीरियड रहेगा वो किस तरीके से गिवन रहता है, 2 पाई m अपॉन q इंटू बी। यहां पर 2 पाई हमारा कांस्टेंट है, b हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो चेंज क्या हो रहा है हमारा, मास और q चार्ज हमारा चेंज हो रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां से क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, मीन्स कहने का मतलब ये है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ये रिलेशन हमारा यहां से निकल के आता है। अगर मैं इन रिलेशंस को मैं यहां पर पुट करता हूं, मीन्स दोनों अल्फा पार्टिकल के लिए और प्रोटॉन के लिए मैं बनाता हूं, तो क्या निकल के आने वाला है, तो मैं यहां से लिखूंगा T अल्फा अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन। तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर आएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। लेकिन जो हमारा चार्ज है इसकी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से क्या आने वाला है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन में मैंने आपको पहले बता दिया है किन किन का वैल्यू क्या क्या है। तो यहां से अगर मैं इनको पुट करता हूं, यहां पर अगर मैं इनको यहां से पुट करता हूं, वैल्यूज को अगर मैं पुट करता हूं, तो टी अल्फा अपॉन टी पी कितना बनाएगा, एम अल्फा का वैल्यू 4m, एम प्रोटॉन का वैल्यू हमारा m इंटू, यहां पर भी इनका रेशियो कितना आने वाला है, E और 2E, दैट इज E अपॉन 2E। सॉल्व करते इसको, तो यहां से सारा कैंसिल आउट होकर कितना बना रहा है, 1/2 बना रहा है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है, एक बार वापस से मैं देख लेता हूं, E अपॉन 2E। तो यहां से ये 2/1 बना रहा है, कितना बना रहा है ये, 2/1।
1। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। तो ये स्टूडेंट हमारा कोई भी सर्कुलेटिंग मोशन करता है हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका जो टाइम पीरियड है उसका रेशियो में निकालना है। टाइम पीरियड कितना गिवन रहता है, 2πm/qb। यहां से ये मास पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है और चार्ज पे डिपेंड करता है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है एक्सपेक्टेड कि क्या आपका जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे ये डिपेंड नहीं करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए, टू पैरेलल वायर इन फ्री स्पेस आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट and each carries a current of 10 ampere in the same direction. The force exerted by one wire on the other wire per unit length is। खाली स्थान पर दो समानांतर तार 10 सेंटीमीटर से अलग अलग, प्रत्येक में एक ही दिशा में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो एक तार द्वारा दूसरे तार पर आरोपित बल का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट क्या बोला गया है क्वेश्चन में, दो वायर है, दोनों में हमारे पास में सेम करंट हमारी 10 एम्पियर की करंट फ्लो होती है और दोनों को हमें कितने डिस्टेंस पर रखा है, दोनों को हमने 10 सेंटीमीटर एक दूसरे से रखा है। तो जो बोला गया मैं एक बार उसको डायग्राम के थ्रू बताना चाहूंगा आपको, ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी रहेगी। ये दो वायर है, करंट कैरिंग वायर है, धारावाही मतलब एक धारावाही चालक तार है जिसमें हमारी करंट I1 और I2 करंट फ्लो हो रही है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आपको गिवन है, क्वेश्चन में कितना गिवन है, वो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। और इनमें कितनी करंट फ्लो हो रही है हमारी, इनमें करंट फ्लो हो रही है हमारी 10 एम्पियर की। तो यहां पर इन दोनों पर लगने वाला फोर्स पूछा है और फोर्स भी कैसा पूछा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है। तो स्टूडेंट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब भी इस तरीके से करंट कैरिंग वायर होते हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ कैसे गिवन रहता है, दैट इज μ0/4π इंटू ट्वाइस ऑफ I1 I2/r, जहां पर r क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। मैं वैल्यू को पुट करता हूं, μ0/4π का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁷ 2 इंटू करंट का वैल्यू यहां पर कितना गिवन है क्वेश्चन में, 10 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन, ईच कैरीज 10 एम्पियर, हर एक में हमारा 10 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। तो यहां पर I1 और I2 का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 इंटू 10। आर डिस्टेंस हमें पूछी है, डिस्टेंस क्या रहेगी, क्या गिवन है इसमें, 10 सेंटीमीटर गिवन है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर को तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि पूरा का पूरा जब भी हम सॉल्व करेंगे तो पूरे का पूरा डाटा हमें किस में चाहिए, ऐसा ही सिस्टम में चाहिए, ठीक है, क्योंकि फोर्स हमें किस में गिवन है, न्यूटन में गिवन है, फोर्स हमें न्यूटन में गिवन है। तो मैं वैल्यू को पुट करता हूं आर की वैल्यू को, तो 10 इंटू 10⁻²। स्टूडेंट सॉल्व करते इसको, तो सॉल्व करने के बाद भी हम क्या देखेंगे, यहां से ये एक 10 से एक 10 कैंसिल आउट होता है, ये ऊपर जाके क्या बनाने वाला है, ऊपर जाके ये बनाएगा हमारा 10⁻², ऊपर जाके 10⁻+3 बना लेगा और -7 से ये कितना बना लेगा, 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। तो यहां से फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आने वाला है हमारा, 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन आने वाला है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, दोनों में हमारी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जब भी हमारा सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो इनके मध्य जो लगने वाला बल रहेगा वो कैसा रहेगा, हमारा आकर्षण प्रकार का रहने वाला है या फिर अट्रैक्शन टाइप का रहने वाला है। तो यहां पर नेचर कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव टाइप। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है, ऑप्शन नंबर ए अट्रैक्टिव टाइप का रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए, ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड इज। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलता है, 1 सेकेंड में संवेग में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोमेंटम संवेग क्या होता है। तो हम बात करते हैं मोमेंटम के बारे में, जब भी हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ मोशन के बारे में,
तो अमाउंट ऑफ मोशन किसके द्वारा दी जाती है? संवेग के द्वारा दी जाती है। मोमेंटम इसको रिप्रेजेंट करता है। ये आपका प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, मींस द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसको हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं पुट करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं फोर्स फाइंड करूंगा। आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? आपको क्वेश्चन में मास गिवन है। कितना गिवन है किसी बॉडी का मास? 2 किलोग्राम मास आपको गिवन है। एक्सेलरेशन दैट इज त्वरण आपको कितना गिवन है? एक्सेलरेशन क्वेश्चन में आपको कितना गिवन है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आपको एक्सेलरेशन गिवन है। तो स्टूडेंट, हमें पता है कि जब भी हमें मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो फोर्स कितना होगा? F बराबर ma, दैट इज 2 into 3, दैट इज 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना हमारा फोर्स यहां पर लगने वाला है। ये फोर्स हमारा यहां पर लगेगा। देखिए स्टूडेंट, सेकेंड लॉ से, न्यूटन का जो हमारा सेकेंड लॉ है वो क्या बोलता है? मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स, कि मींस हमारा जो फोर्स संवेग में परिवर्तन की दर है वो किसके समानुपाती होती है? लगने वाले आपतित बल के समानुपाती होती है। दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, चेंज इन मोमेंटम। यहां से अगर मैं प्रपोजनल साइन को रिमूव करूंगा तो कांस्टेंट को मुझे ऐसा लेना है कि दैट इज dp अपॉन dt के बराबर आए। तो चेंज इन मोमेंटम हमारा किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा हमारा 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन नंबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है आपको क्वेश्चन एक्सेलरेशन में। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसमें? राइट ऑप्शन बनने वाला है, नीचे सेकेंड भी तो आएगा, तो ये राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि mv फोर्स तो हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, लेकिन यहां पर एक सेकेंड में पूछा है, तो यहां पर टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 1। तो यहां से ये 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? मोमेंट ऑफ इनर्शियल ऑफ थिन सर्कुलर डिस्क के लिए पूछा है, ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एनी डायमीटर। किसी भी व्यास के बारे में द्रव्यमान m और त्रिज्या r की पतली गोलाकार डिस्क की जड़ता ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मींस डिस्क हमारी कैसी होगी? कोई इस तरीके से होगी। डिस्क हमारी यहां से इस तरीके से बनेगी, है ना। तो इससे परपेंडिकुलर अगर मैं बात करता हूं, अगर यहां से एक सेंटर से, इसके सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर कोई एक्सिस निकल रही है, तो और इसका रेडियस कितना गिवन है हमें? अगर इसका रेडियस r गिवन है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे देंगे? I बराबर हाफ mr स्क्वायर से देता है। कब? जब ये कैसा हो? इसके परपेंडिकुलर, मीन्स ये आपकी डिस्क है और डिस्क से सेंटर से अगर आपका परपेंडिकुलर, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर अगर हमारा रोटेशनल एक्सिस मूव करता है तो वहां से हमारा ऐसा गिवन है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? अबाउट एनी डायामीटर, मींस इसका व्यास के अनुदिश हमें इसका इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि मींस जो हमारी लंबवत प्रमेय है, द्विध्रुव आघूर्ण की जो लंबवत प्रमेय है, जड़त्व आघूर्ण की जो लंबवत प्रमेय है, तो इसके अनुसार यहां पर अगर मैं इसको फ्रंट से दिखाना चाहूंगा तो डायमीटर एक इधर ऐसे रहेगा, एक इधर रहेगा, दैट इज IX IY, और ये Z है ही सही। तो यहां से हम लिख सकते हैं, अगर मैंने इसको इस तरीके से माना है, IX प्लस IY बराबर IZ, दोनों हमारे बराबर रहेंगे यहां से IX और IY का, दैट इज IX बराबर 2IX बराबर IZ का भी वैल्यू कितना निकाला आपने? 1/2 mr स्क्वायर, क्योंकि यहां पर IX बराबर IY, क्योंकि दोनों डायमीटर के अनुदिश है ना, तो दोनों डायमीटर के अनुदिश है तो बराबर होने वाले हैं। तो यहां से IX हमारा कितना आएगा? mr स्क्वायर अपॉन 4। अगर मैं x एक्सिस में डायमीटर लेता हूं तो भी हमारा ये इतना आएगा, और अगर y एक्सिस में डायमीटर लूंगा तो भी कितना आएगा? mr स्क्वायर बाई 4। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगेन ये प्रोजेक्टाइल मोशन का है, काइनेमेटिक से।
एक बार आप ट्राई कीजिए कितना बनने वाला है। देखिए, two projectiles are projected with the same velocity. If one is projected at an angle of 30 degree and the other at 60 degree to the horizontal, then the ratio of maximum height reached is. यदि दो प्रक्षेप्य समान वेग से, वेग आपको क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी जो u रहता है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ हमारे को, कांस्टेंट गिवन है, से प्रक्षेपित होते हैं। यदि एक को 30 डिग्री के कोण पर और दूसरे को 60 डिग्री के कोण पर क्षैतिज से प्रक्षेपित किया जाता है तो अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों केस में हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। फर्स्ट केस में हमें θ1 आपको कितना गिवन है, θ1 आपको गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट केस में आपको कितना गिवन है, 30 डिग्री। सेकंड केस में आपको कितना गिवन है, 60 डिग्री। तो यहां पर हाइट कितनी होगी, h1, और यहां पर हाइट कितनी होगी, h2। अगर मैं जनरल फॉर्मेट में बात करता हूं कि मींस अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट के बारे में बात करता हूं तो हाइट कितनी होती है हमारी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जहां पर u क्या है, कांस्टेंट है। दोनों ही केस में u क्या है हमारा, समान है। क्वेश्चन में बोला गया है कि मींस विथ सेम वेलोसिटी, क्वेश्चन में बोला गया है। g कांस्टेंट है 9.8, 2 हमारा अगेन कांस्टेंट है, तो यहां से हम लिख सकते हैं थीटा के साथ में हमारी हाइट चेंज होगी, तो हम लिखेंगे यहां से h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं कि मींस हाइट का रेशियो के बारे में, तो h1 अपॉन h2, तो मींस साइन थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से हमारे पास में हम लिख सकते हैं इसको साइन θ1 अपॉन साइन θ2 का होल स्क्वायर। पुट करता हूं मैं वैल्यूज को, तो साइन θ1 का वैल्यू कितना है, साइन 30 अपॉन साइन 60 का होल स्क्वायर। तो यहां से वैल्यूज को अगर मैं पुट करूंगा तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है हमारा, 1/2 होता है, और अगर बात करते हैं साइन 60 का वैल्यू तो कितना होता है, √3/2। इन सब का क्या करना है, हमें होल स्क्वायर करना है। तो फाइनली ये कितना बनाएगा, 1/2 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर, दैट इज h1 और h2 का रेशियो कितना आने वाला है, 1/3 बनाएगा। कितना बनाएगा, 1/3। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ऑप्शन नंबर बी क्या बन रहा है, इसमें हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है। स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है। ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर फॉल्स थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, द हाइट ऑफ टावर विल बी। तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी, एक टावर के ऊपर से एक पिंड को गिरने पर अंतिम 2 सेकंड के दौरान वो कितनी दूरी तय करता है, 40 मीटर की वो दूरी तय करता है। तो टावर की ऊंचाई कितनी हो गई। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीन्स सबसे पहले यहां से मैंने एक कोई टावर है, ये आपका कोई इस तरीके से इमारत है, उसके टॉप से मैंने एक वस्तु को छोड़ा है, नीचे की तरफ छोड़ा है। तो जब भी मैं किसी वस्तु को ड्रॉप करता हूं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना रहता है, हमेशा इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग क्या रहता है, उसका 0 रहता है। और जब भी मैं बात करता हूं डाउनवर्ड मोशन में इस तरीके से, तो जी को हमें क्या लेना होता है, हमेशा धनात्मक लेना होता है। लेकिन अपवर्ड मोशन करते हैं तो जी हमारा माइनस में आता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि माना कि मैं मानता हूं कि इसको यहां से मींस धरातल पर आने में कितना समय लग रहा है, n समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, n समय लग रहा है। तो इसके द्वारा n समय में तय की गई दूरी किसके बराबर होगी, इसकी ऊंचाई के बराबर होगी। मींस n समय में इसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो किसके बराबर होगी। तो मैं यहां पे लिखूंगा जो हमारा हाइट ऑफ टावर है वो किसके बराबर है, हाइट ऑफ टावर हमारा s nth के बराबर है। nth सेकंड में n समय में, टोटल n समय में तय की गई दूरी के। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि मींस लास्ट 2 सेकंड में, n सेकंड में तो ये कितनी दूरी चलेगा, यहां से
n सेकंड में चलेगा ये, अगर u हमारा 0 है तो हाफ gn स्क्वायर, इतनी दूरी ये चलेगा। लेकिन अगर मैं n-2 समय में बात करता हूं तो कितनी दूरी ट्रेवल करेगा, हाफ g n-2 का होल स्क्वायर, इतनी दूरी तय करेगा। लेकिन मीन्स लास्ट के 2 सेकंड का डिफरेंस हमारे को कितना गिवन है, दैट इज क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, sn-2, ये डिफरेंस हमारा कितना गिवन है, 40 मीटर का आपको गिवन है। कितना गिवन है, 40 मीटर का। तो ये वैल्यूज को पुट करता हूं और n का वैल्यू फाइंड कर दूंगा, समय का वैल्यू निकाल दूंगा, और यहां पर अगर मैं पुट कर देता हूं तो हमें हाइट पता पड़ जाती है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करवाता हूं इसको। नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में हमें sn-2 दैट इज 40 मीटर आपको गिवन है। वैल्यूज को मैं पुट करता हूं, वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं तो sn का वैल्यू कितना है, हाफ g n स्क्वायर माइनस ये कितना बनाएगा, हाफ g n-2 का होल स्क्वायर, ये कितना गिवन है हमें, 40 गिवन है। सॉल्व करते हैं यहां से इसको, तो हाफ g n स्क्वायर माइनस हाफ g n-2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 40। इसको हम ओपन करते हैं यहां से, तो यहां से ये कितना बनाने वाला है, हाफ g को कॉमन लिया है तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 40। g का वैल्यू मैं यहां से 10 लिख देता हूं, दैट इज 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। सॉल्व करते हैं यहां से, तो सॉल्व करने के बाद में कितना आने वाला है, कितना आने वाला है, तो ये 8 टाइम कैंसिल आउट होके यहां से ये 8 बना लेगा। फर्दर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाके प्लस 4n माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 8। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट होता है, और 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो n-1 इक्वल टू 8 और n-1 इक्वल टू 2 के बराबर n बराबर 3। तो टोटल इसको पूरी के पूरी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, यहां से यहां तक आने में इसको कितना लगेगा, 3 सेकंड का समय लग रहा है। तो यहां पर अगर मैं इस वाले फॉर्मूला में मैं अगर n का वैल्यू पुट कर देता हूं, 3 पुट कर देता हूं, तो हमारी टोटल हाइट हमारी कितने आने वाली है, यहां से हमारी टोटल हाइट बन के आने वाली है sn दैट इज हाइट ऑफ टावर हाफ g n स्क्वायर, और अभी n का वैल्यू कितना आया है 3, तो हाइट कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3। सॉल्व करते हैं तो यहां से 5 9 पंजो 45 45 मीटर हमारी फाइनल इसमें हाइट बन के आती है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनता है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन हमारा ये सर्किट थ्योरी से है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ऑफ ईएमएफ का वैल्यू कितना गिवन है आपको, ईएमएफ का वैल्यू गिवन है आपको 2 वोल्ट इज 0.1 वोल्ट ओम। तो आर का वैल्यू कितना गिवन है, 0.1 ओम आपको गिवन है। इट इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 3.9 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको कितना गिवन है, 3.9 ओम आपको गिवन है। द वोल्टेज अक्रॉस द सेल विल बी, तो जो हमारा सेल है इसका टर्मिनल वोल्टेज हमें पूछा है, V का वैल्यू हमें पूछा है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट, क्या बोला गया है, ईएमएफ 2 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है, यह 3.9 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। तो सेल का हमें टर्मिनल वोल्टेज हमें ज्ञात करना है। तो मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट आपको कि हमारे पास में एक रिलेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। कितना रिलेशन होता है, दैट इज R बराबर E अपॉन V माइनस 1 इंटू कितना किसके बराबर होता है, ये R मल्टीप्लाई R से होता है। अगर मैं यहां पर वैल्यूज को पुट करता हूं, अगर मैं यहां पर 1 बाई 1 वैल्यूज को पुट करता हूं तो कितना हमारे पास में आने वाला है, R का वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में 0.1, E का वैल्यू मुझे कितना गिवन है 2, V का वैल्यू मुझे फाइंड करना है -1 इंटू R का वैल्यू कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना गिवन है 3.9 हमें गिवन है।
अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस तरीके से, तो यहां से ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, तो यहां पर आपका आने वाला है 2/v - 1 दैट इज इक्वल टू, ये कितना बनाएगा 1/39। इसको हम फर्दर सॉल्व करते तो 2/v बराबर 1/39 प्लस 1 दैट इज 40/39। सॉल्व करते इसको तो 2 से 2 कैंसिल आउट होके 1/v का वैल्यू आ रहा है 2/20/39। तो यहां से v का वैल्यू कितना आएगा 39/20 दैट इज 1.95 वोल्ट। इतना हमारा इसमें फाइनल आंसर बन के आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बन के आने वाला है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने ये जो हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनका हमने एक सेट लगाया है। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लगे होंगे और आई होप आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपने से भी प्रैक्टिस किए होंगे। अगर आपने नहीं किए हैं तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और हर एक क्वेश्चन पर एक बार आप अपनी अप्रोच लगा के देखिए। नहीं आता है तो फिर वीडियो को चालू करके आप आगे इसका सॉल्यूशन देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट हमारे जो 14 नंबर का जो मॉक टेस्ट है उसके अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।